हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। मैं आपका एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारी एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन की क्लासेज चल रही है। उसके अंतर्गत हम साइंस के जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की जो विज्ञान है उसका 7वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। जीवों में विविधता, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में जो चैप्टर है इसका पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है, यानी जीवों के वर्गीकरण से हमको क्या लाभ है। तो देखिए इसका आंसर है, जीवों के वर्गीकरण से निम्नलिखित लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला लाभ तो ये है कि विभिन्न समूह जीवों के महत्वपूर्ण लक्षण और उनके पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं। विभिन्न समूह जीवों के महत्वपूर्ण लक्षण और उनके पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं। दूसरा जो लाभ है वो है, वर्गीकरण करने पर हम आसानी से विशाल संख्या में पाए जाने वाले जीवों का नामकरण और अध्ययन कर सकते हैं तथा उन्हें याद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो लाभ है वो ये है कि यह जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं को अध्ययन का आधार प्रदान करती है, जैसे वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, पारिस्थितिकी, जंगल लगाने की कला आदि। चौथा इसका लाभ है, ये सभी जीवों की एकदम स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। इस प्रकार जीवों के वर्गीकरण से हमको ये निम्नलिखित 4 लाभ हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं, देखते हैं। वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे। वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है उसके निर्धारण के लिए 2 लक्षण हैं। 2 लक्षण में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे उसके बारे में आप लोगों को बताना है और कारण भी यहाँ पर देना है। उत्तर देखते हैं। 2 लक्षणों में से सबसे पहले विशिष्ट लक्षण का चयन करेंगे जो उन जीवों में मौलिक अंतर पैदा करते हैं। ऐसे विशिष्ट लक्षणों का हम चयन करेंगे जो उन जीवों में मौलिक अंतर यानी मुख्य अंतर वो प्रदान करें, और इसके आधार पर मुख्य विस्तृत समूह निर्धारित होता है तथा कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर छोटे समूहों या उपसमूहों को निर्धारित किया जाता है, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मुख्य विस्तृत समूह का आधार है। ठीक है, इस प्रकार वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है उसमें जो लक्षण है उनमें से हम विशिष्ट लक्षणों का चयन करेंगे, क्योंकि विशिष्ट लक्षण ही होते हैं जो एक जीव को दूसरे जीव से विभिन्न बनाते हैं। ठीक है, अलग उसके जो लक्षण हैं वही तो उनको अलग करते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न ये रहा, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। जीवों की जो पंचजगत प्रणाली थी RH विटेकर ने जो दी थी उसमें जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या है, ये हम लोगों को यहाँ बताना है। तो देखिए, जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखा। पहली कौन सी है, कोशिकीय संरचना, प्रोकैरियोटी अथवा यूकैरियोटी। जीव का शरीर एक कोशिक अथवा बहुकोशिक है। बहुकोशिक जीवों की संरचना कैसी होती है, जटिल होती है। और तीसरा है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कुछ जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कुछ में नहीं होती है। पोषण की विधि अर्थात स्वपोषण की क्षमता है या नहीं। स्वपोषण की क्षमता है या नहीं, इसके आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया गया। यानी पंच जगत प्रणाली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जो RH विटेकर ने दी थी,
और उसी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि उसमें जो जीवों का वर्गीकरण था उसका आधार क्या था। तो ये 4 बातें जो है हमको ध्यान रखनी है। कोशिकीय संरचना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति उपस्थित है या नहीं, और पोषण की विधि कौन सी है, स्वपोषी है या नहीं। इस आधार पर ये 4 जो विशेषताएं हैं इनको ध्यान में रखते हुए जीवों के 5 जगत वर्गीकरण की व्याख्या की गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है, इस वर्गीकरण का क्या आधार है। पादप जगत का जो प्रमुख वर्ग है वो कौन सा है और वर्गीकरण का आधार है वो क्या है। तो ध्यान दीजिए, पादप जगत के 5 प्रमुख वर्ग हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम आप लोगों को पहले मैं बता देता हूं। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और 5वां एंजियोस्पर्म। ये 5 प्रमुख वर्ग है पादप जगत के, और इन 5 वर्गों के अंतर्गत संपूर्ण जो है वनस्पति विज्ञान जिसको हम बॉटनी कहते हैं वो पढ़ी जाती है। अब इसके वर्गीकरण के आधार क्या थे उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। वर्गीकरण के आधार, इनके वर्गीकरण के आधार क्या हैं। पहला है कि पादपों की शारीरिक संरचना में कोई विभेदीकरण है अथवा नहीं। पादपों की जो शारीरिक संरचना है उसमें कोई अंतर है या नहीं। दूसरा है इनमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक है अथवा नहीं है, ये भी आधार था। और पौधे बीज रहित है या बीज उत्पादित करने वाले हैं, ये भी एक आधार था। और नेक्स्ट देखते हैं अपन, पौधे नग्न बीजी हैं या फलों में बंद बीज वाले हैं, ये भी इनका जो वर्गीकरण है उसका आधार था। अब पादप जगत जो है, पादपों को किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो ये 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये बने, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है पादप। ऊपर लिखा हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है पादप। पादप एक तो देखो पादप शरीर बिना विभेदन के, और फिर इधर आता है बिना संवहनी ऊतक के और संवहनी ऊतक सहित। पादप शरीर बिना विभेदन के यानी शरीर में जो विभेदन है वो नहीं होता है, तो ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आया। बिना संवहनी ऊतक वाले सब ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और संवहनी ऊतक वाले ये 2 प्रकार के हो गए फिर से। कौन कौन से, एक तो बीज रहित और एक बीज उत्पादित करने वाले। बीज रहित जो थे उनको टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा गया, और बीज उत्पादित करने वाले हैं जो फेनेरोगेम्स हैं, इनको फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया। देखते हैं इसके दोनों भाग। देखिए, बीज उत्पादित करने वाले फेनेरोगेम्स ये 2 प्रकार के हो गए, एक तो नग्न बीजी और एक फलों में बंद बीज वाले। नग्न बीजी को जिम्नोस्पर्म कह दिया और फलों में बंद बीज वाले को एंजियोस्पर्म कह दिया। अब फिर से एंजियोस्पर्म के 2 प्रकार हो गए, 2 बीज पत्र वाले बीज और फलों में बंद बीज। 2 बीज पत्र वाले बीज और फलों में बंद बीज। तो 2 बीज पत्र वाले बीज हैं वो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आ गए, और फलों में बंद बीज वाले हैं वो सब एक बीजपत्री के अंतर्गत आ गए। इस प्रकार देखिए पादप जगत का जो है वर्गीकरण आप लोगों ने अच्छी तरह देख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए, प्रश्न है जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है। यानी जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधार में मूल अंतर क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, देखते हैं। पहले मैं पौधे के बता देता हूँ, फिर जंतुओं के बता दूंगा। जैसे सारणी बना के आप लोग इधर प्लांट्स करते हैं, इधर एनिमल्स करते हैं, दोनों की डिटेल्स इधर लिखते हैं, एक दूसरे के विपरीत लिखते जाते हैं, तो उसमें थोड़ी आसानी होती है। और वैसे ही मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर पौधे लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है जंतु। तो देखिए, पौधों में पहला है कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि देखो जंतु में इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और ये पादपों में क्या करती है, जो बाह्य आवरण है उसको दृढ़ता प्रदान करती है। दृढ़ आवरण इनमें पाया जाता है, इसलिए कोशिका भित्ति इनमें उपस्थित होती है। सेलुलोज की बनी होती है, बहुत कठोर पदार्थ होता है। अब इसी का पौधों का देखिए दूसरा
लक्षण की अगर अपन बात करें तो ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इनमें होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। जंतुओं की बात करें तो ये परपोषी विषमपोषी होते हैं और ये खाद्य हेतु पौधों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं तैयार करने में सक्षम नहीं होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तीसरे की बात करें तो देखो पादपों में पर्णहरित उपस्थित होते हैं, जबकि जंतुओं में पर्णहरित उपस्थित नहीं होता है। पादपों में तो पर्णहरित उपस्थित होता है लेकिन जंतुओं में नहीं होता है। और चौथे की बात करें कि ये एक स्थान पर स्थिर रहते हैं और स्थिर रहते हुए क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए जंतु जो हैं एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं। जंतुओं और पादपों की सारी क्रियाएं एक जैसी हैं, बस कुछ लक्षण हैं जो भिन्न होते हैं, जिनमें से एक मुख्य लक्षण ये है कि पादप जो होते हैं एक स्थान पर स्थिर रह के वृद्धि करते हैं, लेकिन जंतु जो होते हैं एक स्थान पर स्थित नहीं रहते और वृद्धि भी करते हैं। यानी इनकी जो वृद्धि होती है वो इनके शारीरिक संरचना में परिवर्तन तो होता है, लेकिन ये गति भी करते हैं, लेकिन पादप जो हैं वो गति नहीं करते हैं। इस प्रकार जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में जो मूल अंतर हैं ये 4 आप लोगों को पता चल गए और अच्छी तरह समझ में भी आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और छठा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। यानी कशेरुकी प्राणी जो है इनको विभिन्न वर्गों में बांटने के क्या आधार हैं, तो देखिए एक तो नोटोकॉर्ड, एक पृष्ठनलीय कशेरुकदंड मेरुरज्जु, त्रिकोर की शरीर, युग्मित क्लोमथेली और देह गुहा। इनके आधार पर कशेरुकी प्राणियों को हम बांट सकते हैं विभिन्न वर्गों में। आप देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न वर्गों में बांट रहे हैं, तो उसका आधार क्या क्या हो गया, देखिए एक तो हो गया नोटोकॉर्ड, दूसरा पृष्ठनलीय कशेरुकदंड और मेरुरज्जु, त्रिकोर की शरीर, युग्मित क्लोमथेली और देह गुहा। ठीक है, चलते हैं कशेरुकियों के उपसमूह कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कशेरुकी के उपसमूह वर्टिब्रेट जो प्राणी हैं उनके उपसमूह कौन कौन से हैं उनके बारे में पहले मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो पहला उपसमूह है मत्स्य, दूसरा है जल स्थलचर, तीसरा है सरीसृप, चौथा है एवीज और पांचवा है स्तनपायी, स्तनधारी जिसको हम कहते हैं वो स्तनपायी ये हैं। अब इनके एक एक के कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे, तो देखते हैं इनके एक एक के कैरेक्टर को। तो देखिए मत्स्य में क्या है कि सल्कों स्केल्स का बाह्य कंकाल बना होता है। बाह्य कंकाल किसका होता है, स्केल्स का होता है। अस्थि उपास्थि का अंतः कंकाल होता है, यानी अंतः कंकाल जो है वो किसका होता है, अस्थि या उपास्थि का बना होता है। और इनमें जो श्वसन होता है क्लोम या गिल्स के द्वारा होता है। ये हो गया मत्स्य जो उपसमूह है इसकी कंप्लीट जानकारी। अब बात करते हैं हम जल स्थलचर की। तो देखिए लार्वा जो होते हैं उनमें क्लोम द्वारा श्वसन होता है और वयस्क में फेफड़े द्वारा। और इनकी त्वचा जो होती है ना श्लेष्मा युक्त होती है, चिकनी त्वचा होती है। तीसरा बात करते हैं सरीसृप की। तो देखिए इनमें सल्कों का बाह्य कंकाल होता है और जल के बाहर अंडे ये देते हैं। बात करें हम एवीज की, तो एवीज देखिए ये पंखों का बाह्य कंकाल इनमें होता है, जल के बाहर अंडे देते हैं और इनमें उड़ने की क्षमता होती है। यानी ये सब क्या हो गए बताओ, एवीज क्या हो गए, पक्षी हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पांचवा जो प्रकार है स्तनपायी या स्तनधारी की। इनके बारे में बात करते हैं। इनका जो बाल का बाह्य कंकाल होता है, स्तनपायी जो स्तनधारी हैं इनका बाल का बाह्य कंकाल होता है, इनमें बाह्य कर्ण भी होते हैं और प्राय शिशु को जन्म देते हैं, यानी बीबीपेरी होते हैं, मतलब जरायुज होते हैं। ठीक है, अब वर्टिब्रेटा जो है इसके 5 वर्ग आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए, मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, एवीज, स्तनपायी। इनको आप लोग नोट कर लीजिए या मैं वीडियो को थोड़ी देर रोकता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलते हैं आगे, वर्टिब्रेटा के 5 वर्ग जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, एक एक के बारे में। सबसे पहले देखो वर्टिब्रेटा के निम्नलिखित 5 वर्ग हैं, कौन कौन से। पहला वर्ग है मत्स्य। इसके कुछ लक्षणों की बात करेंगे। डायग्राम भी आप देख रहे होंगे छोटी सी मछली का। ये जलवासी हैं, मतलब ये जल में ही रहते हैं और इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं। श्वसन की बात करें तो क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं। असमतापी प्राणी हैं, असमतापी, कोल्ड ब्लडेड, असमतापी प्राणी हैं और ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। कंकाल की बात करें तो उपास्थि और अस्थि का ये बना होता है। देखिए मत्स्य वर्ग में क्या आती है, मछलियां आती है और जलीय प्राणी होते हैं। तो ये सब आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम यहाँ पर। चलते हैं दूसरे वर्ग की तरफ। दूसरा वर्ग आप लोगों के सामने आ जाता है जल स्थलचर। देखो ये जल एवं थल दोनों में वास करते हैं, सल्कहीन होते हैं, असमतापी होते हैं और अंड प्रजक होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। श्वसन की बात करें तो इनमें श्वसन क्लोम के द्वारा होता है और फेफड़ी द्वारा वयस्क में होता है। इनका जो जलस्थलचर प्राणियों का लार्वा होता है उनमें तो क्लोम द्वारा श्वसन होता है और फेफड़ी द्वारा होता है वयस्क में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा जो सरीसृप है यानी रेंग कर चलने वाले जो प्राणी हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनकी त्वचा सल्क युक्त होती है, हृदय त्रिकक्षीय होता है, परंतु मगरमच्छ में 4 कक्षीय होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये मगरमच्छ क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया कि मगरमच्छ सरीसृप है, लेकिन ये अपवाद कैसे है कि इसका जो शरीर है वो हृदय जो है 4 कक्षीय होता है। जैसे अपन बात करें मनुष्य की तो मनुष्य का हृदय भी 4 कक्षीय होता है। ये अंडे देने जल से बाहर आते हैं। सरीसृप जो होते हैं अंडे देने के लिए जल से बाहर आते हैं और इनके अंडे जो होते हैं ना कवच युक्त होते हैं, यानी उन पर कवच पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं एवीज की, जिसको अपन पक्षी वर्ग कहते हैं। पक्षी वर्ग के अंतर्गत हम देखें इनके लक्षण तो ये समतापी प्राणी होते हैं, अंडे देते हैं, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। यहाँ से प्रश्न बनता है हृदय कितना कक्षीय होता है, जल स्थलचर का पूछ लिया, सरीसृप का पूछ लिया, एवीज वर्ग का पूछ लिया। स्तनपायी प्राणियों में हृदय कितने कक्षों में बटा रहता है, तो 4 कक्षों में बटा रहता है, ध्यान रखना। तो एवीज वर्ग का भी 4 कक्षों में बटा रहता है या 4 कक्षीय होता है और ये पंखों द्वारा उड़ान भरते हैं। इनका अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाता है। इनके जो अग्रपाद होते हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। श्वसन की बात करें तो फेफड़ों के द्वारा होता है और इनका शरीर पंखों से ढका होता है। लास्ट 5वां बचता है स्तनपायी प्राणी। तो ध्यान दीजिए स्तनपायी ये समतापी तथा बाल युक्त प्राणी होते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं, समतापी होते हैं। हृदय 4 कक्षीय होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हृदय 4 कक्षीय होता है, फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं और इनमें दुग्ध, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती है। ये शिशुओं को जन्म देते हैं। स्तनपायी प्राणी जो होते हैं शिशुओं को जन्म देते हैं। मुख्य बात यहाँ पर यह है, देखो स्तनपायी प्राणियों में दुग्ध ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा। दुग्ध ग्रंथियों की वजह से ही तो महिलाओं के, मनुष्य में अगर अपन बात करें महिलाओं में जो दुग्ध स्रावण होता है वो इन दुग्ध ग्रंथियों की वजह से ही होता है। हमारे जो पसीना वगैरह आता है वो शरीर से बाहर निकलता है, उसमें बदबू आती है, वो श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां ये उनमें लाभदायक होती है। तो इस प्रकार ये 5 वर्ग जो हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार इस चैप्टर के ये प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोगों को वहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।